हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया केल्विन साइकिल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड केल्विन साइकिल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट C4 साइकिल। केल्विन साइकिल के बारे में हमने बात किया था कि इट इज़ अ पाथवे थ्रू विच ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन ऑल द प्लांट्स, यानी कि जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, केल्विन साइकिल ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या हो सकता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सकती है। यानी C3 प्लांट्स हो या C4 प्लांट हो या कैम प्लांट्स हो, यूनिवर्सल पाथवे कौन सा है हमारा, केल्विन साइकिल ही है। और इनफैक्ट इफ़ यू हैव नॉट सीन आवर वीडियो ऑन केल्विन साइकिल प्लीज़ वॉच दैट, क्योंकि केल्विन साइकिल हम पढ़े रहेंगे तभी हमें आगे की चीज़ें यानी C4 साइकिल या कैम पाथवे अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में, यानी कि केल्विन साइकिल तो हमने देखा लास्ट वीडियो में। C4 साइकिल में भी क्या होगा, केल्विन साइकिल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि केल्विन साइकिल हमारा कैसा है, यूनिवर्सल पाथवे है। यानी ग्लूकोज की अगर सिंथेसिस होनी है तो केल्विन साइकिल ज़रूरी है, यानी कि अगर C4 प्लांट होगा तब भी वहाँ पे भी क्या होगा, केल्विन साइकिल प्रेजेंट होगा। इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। आज क्या पढ़ना है हमें, C4 पाथवे पढ़ना है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं हैचेन-सैक पाथवे या बोलते हैं CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। स्टार्ट करेंगे इसको। C4 पाथवे क्यों बोलते हैं, C4 पाथवे इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इज इट्स ऑफ 4 कार्बन, यानी कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, जिसे हम जानते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसा होता है, 4 कार्बन का हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, C4 पाथवे। हैचेन-सैक पाथवे से क्यों बोलते हैं, जिन साइंटिस्ट ने, 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने C4 पाथवे पर स्टडी की थी, उनके नाम पे हम क्या बोलते हैं इसे, हैचेन-सैक पाथवे। थर्ड आया CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। अब CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म इसे क्यों बोलते हैं, उसके लिए मैं एक दूसरी चीज़ समझाना चाहूँगा जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि RUBP, याद होगा RUBP, ये क्या होता है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, यानी कि जब भी केल्विन साइकिल में CO2 एंटर करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का कौन होता है, RUBP। याद होगा RUBP रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, RUBP रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता था और CO2 से भी रिएक्ट कर सकता था। एंजाइम कौन सा होता था, रूबिस्को। RUBP क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। रूबिस्को क्या है, एंजाइम का नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि ये कार्बोक्सिलेशन भी एंजाइम कराता था और ऑक्सीजनेशन भी कराता था। यानी कि अगर रूबिस्को से O2 बाइंड होता था तब हमारा प्रोसेस होता था फोटो रेस्पिरेशन, रूबिस्को से O2 बाइंड हुआ तो क्या होता था, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। और अगर रूबिस्को से CO2 बाइंड होता था तब हमारा क्या होता था, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल यानी CO2 का रिडक्शन होना स्टार्ट होता था, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती थी अल्टीमेटली केल्विन साइकिल से ही। फिर बात करना चाहेंगे हम लोग कि हाई लाइट इंटेंसिटी, यानी कि पहले यहाँ पे हमें CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म इसे क्यों बोलते हैं ये बताना था। फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन बढ़ता है, यानी कि दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रूबिस्को किस पे बाइंड करेगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब क्या होगा, केल्विन साइकिल होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो पाए, सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल ही हो। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। देखेंगे हम लोग कि CO2 का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाता है। हम लोग बात करेंगे एक नॉर्मल प्लांट की। अगर वो हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में पाया जाता है, कोई ऐसा प्लांट जो कि हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में पाया जाता है, तो उन प्लांट्स में हमें पता है क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा डे टाइम पे। ऐसे प्लांट जो कि हाई इंटेंसिटी पे प्रेजेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। स्टोमेटा क्यों क्लोज होगा, स्टोमेटा इसी वजह से क्लोज होगा ताकि ट्रांसपीरेशन को बचाया जा सके, ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट कर सके या वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। स्टोमेटा क्लोज है तो क्या होगा, CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट इन्वायरमेंट से। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। CO2 एब्जॉर्ब ना कर पाने से क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने से रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन कर सकता है। ये रहा एक नॉर्मल प्लांट में क्या हुआ था, वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज होने से
CO2 अंदर नहीं आया, CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। साथ ही साथ हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा, लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा। लाइट रिएक्शन हमें पता है किस पर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा, लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व ज़्यादा होगा। हमें पता है लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। एक तरफ से तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से CO2 भी कम आ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से, और CO2 स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा है। तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, CO2 का घट रहा है। तो ये प्रोसेस किसको फेवरेबल है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए फेवरेबल है एक नॉर्मल प्लांट में जो कि हाई टेम्परेचर वाले या हाई लाइट वाले कंडीशन में पाया जाता है। बट C4 प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं उसमें क्या है, फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जाता है, यानी C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ड्राई कंडीशन के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं। देखेंगे हम लोग ऐसा क्यों हुआ है। C4 प्लांट आर वेल अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, यानी C4 प्लांट्स हमने एग्जांपल लिया था क्या होता है, शुगर केन और मेज, ये ड्राई ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट हो चुके हैं, यानी ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है, हमें आगे देखना है क्यों नहीं होता है, बट इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कैसे किया, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप के लीफ एनाटॉमी होती है। लीफ का एनाटॉमी कुछ इस तरह से होता है जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन रूबिस्को से रिएक्ट कर ही नहीं सकता है। इस स्पेशल लीफ एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी आगे देखेंगे क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है। फिलहाल इस पर हमें पता है लीफ के अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन्हीं का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। साथ ही साथ C4 प्लांट्स क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे कैन टॉलरेट हाई लाइट इंटेंसिटी, they don't show photo respiration, साथ ही साथ इनका प्रोडक्टिविटी हाई होता है। क्या बताया मैंने, C4 प्लांट जो कि ड्राई ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट हो चुके हैं उनमें क्या पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप्स की लीफ एनाटॉमी होती है, उसे हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। साथ ही साथ ये प्लांट्स हाई टेम्परेचर के लिए अडॉप्ट कर चुके हैं, यानी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, दे डोंट शो फोटो रेस्पिरेशन एंड देयर प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड इज हाई। अब एक एक करके ये क्या है, ये सारे के सारे NCERT की पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, NCERT की पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है, स्पेशल एक तरह का सेल्स का अरेंजमेंट होता है। कहाँ पे, लीफ के अंदर। हमें पता है लीफ के अंदर सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। C4 प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल को कवर करने वाले एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अब इसका नाम कैसे पड़ा, ये क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल को कवर करते हैं, इस वजह से इनका नाम है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, बंडल इसको क्या कर रहे हैं, वैस्कुलर बंडल के आउटर साइड में क्या कर रहे हैं, एक शीथ बना रहे हैं, इस वजह से इन्हें क्या बोल रहा है, बंडल शीथ सेल। देन सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर होता है मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। ध्यान दे तो क्रेन्स एनाटॉमी, क्रेन्स का मतलब होता है रेथ लाइक या रिंग लाइक, रेथ या रिंग लाइक, रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रिंग्स के फॉर्म में सेल्स का अरेंजमेंट है। सबसे पहले अंदर क्या होता है, वैस्कुलर बंडल, देन बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के अराउंड क्या कर रहे हैं, एक शीथ बना रहे हैं। सबसे बाहर क्या है, मेसोफिल सेल्स। ये अरेंजमेंट ध्यान से देखें तो कैसा लग रहा है, एक रिंग लाइक अरेंजमेंट है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी को रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल। ये रिंग लाइक अरेंजमेंट यानी कि क्रेन्स एनाटॉमी क्या कराता है, ये सरफेस एरिया को रिड्यूस कराता है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या कराता है, यहाँ पे सरफेस एरिया को रिड्यूस कराता है।
सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा, लाइट कम ऑब्जॉर्व होगी, लाइट कम ऑब्जॉर्व होगी तो ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है। अब हमें बाकी के 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, यानी हाईलाइट को कैसे प्रिवेंट करता है, हाईलाइट को कैसे टॉलरेट करता है, हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी को कैसे टॉलरेट करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं और इनका यील्ड हाई क्यों होता है। इन पॉइंट्स को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, इन पॉइंट्स को समझने के लिए हमें मेसोफिल और बंडल शीथ सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जैसे ही हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा, ये अपने आप हमें समझ में आ जाएगी कि ये बाकी जो 4 पॉइंट्स एनसीईआरटी के, ये क्यों लिखा गया है कि ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लाइट को टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और इनका यील्ड ज़्यादा होता है। तो क्या देखा हमने, पहले पाथवेज का नाम क्यों पढ़ा, फिर हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी में क्या होता है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज़्यादा होता है, CO2 तो कम होगा, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे इसको तो फोटो रेस्पिरेशन। देन क्या एडाप्टेशंस होते हैं C4 प्लांट्स में, तो पहला एडाप्टेशन देखा हमें क्रेन्स एनाटॉमी में हमें क्या पता चला, वैस्कुलर बंडल एंड मेसोफिल सेल। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, जिससे हमें बाकी के पॉइंट्स भी समझ में आ जाएंगे। तो वापस से शुरू करते हैं हम लोग, क्या मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक तरफ लिखा गया फीचर्स, दूसरी तरफ मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, यानी इन फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे कि ये मेसोफिल सेल्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं और बंडल शीथ सेल्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं। स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट से। मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होगा, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट तो होगा, बट उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, ग्रेना प्रेजेंट नहीं होंगे। ग्रेना को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, कई सारे थैलेकॉइड्स मिलके ग्रेना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैक ऑफ कॉइन्स, यानी कि एक कॉइन्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना। थैलेकॉइड्स के अरेंजमेंट को, जो कि किसके तरह लगता है, कॉइन्स की तरह लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। मेसोफिल सेल्स में जो होते हैं उनमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। बंडल शीथ सेल्स में क्या होता है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ग्रेना प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए C4 प्लांट्स के लिए एक लाइन बोली जाती है, मतलब बुक में भी दिया गया है शायद, उसे हम लोग बोलते हैं कि C4 प्लांट्स शो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। व्हाट, C4 प्लांट्स शो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। अभी समझेंगे क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म यानी मॉर्फोलॉजी, यानी क्लोरोप्लास्ट कैसा शो करता है, 2 तरह की मॉर्फोलॉजी शो करता है। देख सकते हैं हम लोग, एक कैसा है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कैसा है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में, मेसोफिल सेल में कैसा होता है ग्रेनल, बंडल शीथ में ए ग्रेनल। देन पोजीशन क्या होता है मेसोफिल सेल का और बंडल शीथ सेल का। मेसोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं अराउंड बंडल शीथ सेल, PSC यानी बंडल शीथ सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जब क्रेन्स एनाटॉमी हम लोग ने बनाया था, वहाँ पे क्या था, मेसोफिल सेल सबसे बाहर प्रेजेंट थे, यानी बंडल शीथ के अराउंड प्रेजेंट थे। बंडल शीथ सेल्स का क्या पोजीशन होगा, ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड वेस्कुलर बंडल। सबसे अंदर वेस्कुलर बंडल, उसको कवर रखा है बंडल शीथ सेल ने, बंडल शीथ सेल को कवर कर रखा है मेसोफिल सेल ने। देन वॉल्स की बात करेंगे हम लोग कि मेसोफिल सेल्स के जो वॉल होते हैं नॉर्मल सेल जैसे वॉल ये होते हैं इनके। फिर बात करेंगे बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ में जो सेल्स में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्स, यानी बंडल शीथ सेल्स के वॉल्स गैसेस के लिए परमिएबल नहीं होंगे। थिक वॉल होने की वजह से बंडल शीथ के वॉल क्या होंगे, गैसेस के लिए परमिएबल नहीं होंगे, यानी इसके अंदर कोई गैस आ नहीं सकता है, इसके थ्रू कोई गैस पास नहीं हो सकता है, किसी भी गैस का अंदर नहीं आ सकता है, कोई भी गैस अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लाइट रिएक्शन। हमें पता है लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में या थैलेकॉइड्स में। थैलेकॉइड्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो जहाँ
ग्रेना प्रेजेंट होगा वहाँ लाइट रिएक्शन होगा, जहाँ ग्रेना प्रेजेंट नहीं है वहाँ लाइट रिएक्शन नहीं होगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? मीजोफिल सेल में। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स में क्या है, ग्रेना प्रेजेंट है, इस वजह से लाइट रिएक्शन यहाँ होगा। बंडल शीथ सेल में ग्रेना एब्सेंट है तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होगा। देन ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ऑक्सीजन कहाँ इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन वहीं इवॉल्व होगा जहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। बंडल शीथ सेल्स में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। देन लास्ट पॉइंट जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे नया चीज़ हमारे लिए यही है, बाकी चीज़ें हमें पता थी कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब क्या देखना है हमें? CO2 फिक्सिंग एंजाइम। यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है। C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है, एक बार मेसोफिल सेल्स में, एक बार बंडल शीथ सेल में। तो मेसोफिल सेल में जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? उस एंजाइम का नाम है पेपकेज, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। केज यानी C फॉर कार्बोक्सिलेज, ASE क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम होगा? वही एंजाइम होगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रुबिस्को जिसे बोलते हैं, रुबिस्को। ध्यान दें यहाँ पे CO क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, यानी ये कार्बोक्सिलेशन भी कराता है और ऑक्सीजनेशन भी कराता है। CO2 से कंबाइन हुआ तो कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो ऑक्सीजनेशन। लेकिन पेपकेज कैसा है? ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करा सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये CO2 से रिएक्ट कर सकता है। क्या देख लिया हमने? बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस या सबसे मेजर डिफरेंस ये था हमारे पास कि मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी ग्रेनर प्रेजेंट होते हैं। बंडल शीथ में एक ग्रेनुल होते हैं। ग्रेनर प्रेजेंट है तो लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा। यहाँ पे ग्रेना एब्सेंट है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं है तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा। देन दोनों के वॉल्स में क्या डिफरेंस है? इसके वॉल्स थिक होते हैं, यानी बंडल शीथ सेल्स के वॉल थिक होते हैं, दे आर इम्परमिएबल टू गैसेज। एंजाइम्स क्या इन्वॉल्व होते हैं CO2 फिक्सेशन में? 2 बार CO2 फिक्सेशन होता है, एक बार मेसोफिल सेल में, एक बार बंडल शीथ सेल में। तो इसका मतलब 2 एंजाइम्स रिप्रेजेंट होंगे। मेसोफिल सेल्स में जो एंजाइम होंगे उनका नाम होगा पेपकेज, यानी पेप कार्बोक्सिलेज। बंडल शीथ सेल में जो एंजाइम होगा उसे बोलेंगे हम लोग रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ केल्विन साइकिल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ मैंने क्या बनाया है? यहाँ पे बनाया है मैंने एक नॉर्मल केल्विन साइकिल, नॉर्मल C4 साइकिल यहाँ बनाया हमने। C4 साइकिल में क्या होगा? केल्विन साइकिल भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो हमारा कैसा है? यूनिवर्सल पाथवे है। ये है हमारा मेसोफिल सेल, ये है हमारा बंडल शीथ सेल। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, यानी क्लोरोप्लास्ट 2 मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है। मेसोफिल सेल्स में तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या है? ग्रेना प्रेजेंट है, ये मैंने बनाया है ग्रेना। ये दोनों क्या हैं? ग्रेना। बंडल शीथ सेल्स में ग्रेना एब्सेंट होते हैं, यानी एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। रिएक्शन यानी साइकिल कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा इन्वायरमेंट से, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू क्या हुआ? CO2 का एब्जॉर्प्शन हुआ। साथ ही साथ सिंस ये ग्रेना इज प्रेजेंट, सिंस ग्रेना इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, so मेसोफिल सेल विल रिलीज ऑक्सीजन थ्रू लाइट रिएक्शन से। यहाँ पे क्या है? ग्रेना प्रेजेंट है, कहाँ पे? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में ग्रेना प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि पेपकेज कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल में। और रुबिस्को कहाँ है? बंडल शीथ सेल में। यानी मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं है। मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं है तो रुबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर सकता है। रुबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा फोटो रेस्पिरेशन को हम प्रिवेंट कर लिए। जैसा कि हमने बोला था कि आगे हम लोग समझेंगे ऐसा क्या हो पा रहा है। देखा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रुबिस्को सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। बंडल शीथ सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होने की वजह से वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर सकता। साथ ही साथ बंडल शीथ सेल्स के वॉल्स कैसे हैं? परमिएबल नहीं है गैसेस के लिए। थिक वॉल्स मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया है। डायग्राम में थिक वॉल्स है, यानी बंडल शीथ में थिक वॉल है, तो थिक वॉल होने की वजह से ऑक्सीजन मेसो से बंडल शीथ सेल में नहीं जा सकता है। अब क्या हुआ? हमारा बंडल शीथ में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है तो हमारा फोटो रेस्पिरेशन हमने प्रिवेंट कर लिया। वापस से देखेंगे, CO2 एब्जॉर्ब हुआ स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर हुआ कहाँ? मेसोफिल सेल में। CO2 यहाँ क्यों नहीं एंटर हुआ? क्योंकि ये वॉल
परमिएबल नहीं है गैसेस के लिए। CO2 कहाँ आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में CO2 किससे कंबाइन होगा? यानी CO2 का कार्बोक्सिलेशन होगा। CO2 यहाँ कंबाइन होगा पेप से, जो कि हमारा सबस्ट्रेट है, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एक 3 कार्बन का सबस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये CO2 से कंबाइन होगा किसकी प्रेजेंस में? पेपकेज की प्रेजेंस में। बनाएगा क्या यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। ये कैसा होता है? 4 कार्बन का। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। CO2 1 कार्बन, पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन मिलके क्या बनाते हैं? 4 कार्बन का प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड गैस नहीं है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कहाँ जाएगा? मेसोफिल सेल से ये जाएगा बंडल शीथ सेल में। क्या हुआ? जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था, जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसी वजह से C4 प्लांट से बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये मीजो से गया बंडल में। बंडल में ये 4 कार्बन प्रोडक्ट क्या करेगा? ये 4 कार्बन प्रोडक्ट वापस से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो बचा क्या? CO2 निकल गया। बचा क्या? एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट। वापस से 3 कार्बन का प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। वो मेसोफिल सेल में वापस आ जाएगा। क्या देखा हमने? CO2 पेप से कंबाइन हुआ, एक 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्जेलो एसिटिक मीजो से बंडल में गया, बंडल में इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी CO2 निकल गया। वापस से 3 कार्बन वाला मेसोफिल सेल में आ गया। अब ये क्या है? CO2 रुबिस्को की प्रेजेंस में अब सिर्फ और सिर्फ किससे कंबाइन हो सकता है? रुबिस्को CO2 से कंबाइन हो सकता है। और साइकिल कौन सी होगी? कैल्विन साइकिल। रुबिस्को RUBP और CO2 में रिएक्शन कराएगा। प्रोसेस क्या हुआ? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है? बंडल शीथ सेल में। पहली बार कहाँ फिक्सेशन हो रहा है? मेसोफिल सेल में। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पूछा जाता है कि कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, तो हम देख सकते हैं कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में हो रहा है। रुबिस्को ऑक्सीजन से क्यों नहीं कंबाइन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन बंडल शीथ में है ही नहीं। ध्यान से देखा जाए, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ रुबिस्को नहीं है। मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ग्रेना के थ्रू, वहाँ पे क्या है? रुबिस्को नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ। देन जहाँ रुबिस्को है बंडल शीथ सेल में, वहाँ क्या है? ग्रेना नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट किया गया। कैसे? रुबिस्को और ऑक्सीजन को हमने क्या रखा? अलग अलग कंपार्टमेंट में ही कर दिया, ताकि वो कंबाइन ही ना हो सके। जहाँ रुबिस्को है वहाँ ऑक्सीजन नहीं, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ रुबिस्को नहीं। ये हमने क्या देख लिया? एक शॉर्ट में देख लिया C4 साइकिल कैसे चलता है। अभी क्या देखना है? डिटेल में पढ़ना है कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कैसे जाता है यहाँ पे, कहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होता है। आगे देखेंगे वीडियो में हम लोग वो चीज़। तो वापस से देखते हैं हम लोग C4 साइकिल को। अभी तो हमने शॉर्ट में पढ़ा C4 साइकिल। अब क्या है? NCERT के डायग्राम को देखते हैं, जो NCERT में दिया गया है। यानी साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो वापस से प्रोसेस कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा कि ये हमारा मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल, लास्ट में हमने दिखाया यहाँ पे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बाहर साइड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? हमें पता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडेस्माटा, जो 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। प्रोसेस यहाँ से कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले मेसोफिल सेल में क्या हो रहा था, हमने देखा वहाँ पे CO2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। बंडल शीथ सेल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके वॉल्स थिक होते हैं, गैसेस के लिए इम्परमिएबल होते हैं। मेसोफिल सेल में CO2 का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी मेसोफिल सेल CO2 बाहर से कहाँ आया? मेसोफिल सेल में। CO2 कंबाइन किससे किया? CO2 यहाँ पे कंबाइन करेगा PEP, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। NCERT में नाम दिया गया इन चीज़ों का, हम बस यहाँ डायग्राम में शॉर्ट में ये चीज़ समझेंगे। CO2 किससे कंबाइन हुआ? अपने प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर से, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। दोनों मिल के क्या बनाएंगे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक 3 कार्बन का कंपाउंड है।
CO2 एक कार्बन का कंपाउंड है, मिलके दोनों क्या बनाएंगे, एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कैसा है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। PEP कैसा था, 3 कार्बन कंपाउंड। अब इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मेसोफिल सेल में ही क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, NCERT में नाम दिया गया मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, दोनों में से किसी एक में इसको कन्वर्ट किया जाता है। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। दोनों ही कैसे होते हैं, 4 कार्बन के एसिड होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक का नाम लिखूंगा, मैलिक एसिड का नाम। क्या किया गया है यहाँ पे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया गया, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है। पहला प्रोसेस का नाम हमने दिया कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ये क्या होता है कार्बोक्सिलेशन, CO2 के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। बना क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का कन्वर्जन किस में हुआ, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। ये दोनों ही एसिड कैसे होते हैं, 4 कार्बन के एसिड्स होते हैं। अब इस मैलिक एसिड का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ पे होगा, बंडल शीथ सेल में। मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हुआ, मेसोफिल सेल से। कहाँ पे हुआ, यानी कहाँ पे पहुँचाएगा मैलिक एसिड को, मैलिक एसिड को पहुँचाया गया बंडल शीथ सेल में। ये कहाँ से आया, मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। मैलिक एसिड अब कहाँ आ चुका, इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये प्रोसेस हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मीजो से बंडल में। मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये अब कन्वर्ट होगा एक 3 कार्बन कंपाउंड में जिसे हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। मैलिक एसिड का क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ पायरुविक एसिड में, यानी 4 कार्बन प्रोडक्ट का कन्वर्जन हुआ एक 3 कार्बन प्रोडक्ट में। यानी कि एक कार्बन निकला, वो कार्बन किसका निकला, वो कार्बन निकला CO2 का। यानी यहाँ से CO2 निकल गया, 4 कार्बन प्रोडक्ट किस में चेंज हो गया, एक 3 कार्बन प्रोडक्ट में मैलिक एसिड चेंज हो गया पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस का नाम क्या देंगे, जैसा हम देख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा था इसलिए कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है तो इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। बस प्रोसेस में हो क्या रहा है, उसी बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। कार्बोक्सिलेशन हो रहा था यानी CO2 का एडिशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का रिमूवल। थोड़े पहले देखा हमने रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है। यानी अब CO2 रूबिस्को की प्रेजेंस में RuBP से कंबाइन होगा। प्रोसेस क्या होगा, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। क्या बोला मैंने, CO2 जब मैलिक एसिड से निकला वो अब किससे कंबाइन होने के लिए रेडी है, CO2 कंबाइन होने के लिए रेडी है रूबिस्को से। रूबिस्को किससे कंबाइन करवाएगा CO2 को, RuBP से। बनेगा क्या हमारे पास, यानी केल्विन साइकिल बनेगा। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। ये स्टेप क्या था हमारा, डीकार्बोक्सिलेशन, साथ ही साथ केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चला। रिएक्शन कराया किसने, रूबिस्को ने। यहाँ पे रिएक्शन किसने कराया था, यानी कि मेसोफिल सेल में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि CO2 और पेप का रिएक्शन कराते हैं, तो वो एंजाइम का नाम था पेपकेज, जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कंबाइन करवाता। एंजाइम का नाम क्या था, एंजाइम का नाम पेपकेज। थोड़े पहले हमने देखा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल में। अब पायरुविक एसिड का वापस से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। पायरुविक एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ गया पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड यानी वापस से 3 कार्बन का एसिड बंडल शीथ सेल से आया कहाँ, मेसोफिल सेल में। पायरुविक एसिड इसका नाम था। क्या था, 3 कार्बन का प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं एसिड को हम लोग एसीटेट भी बोल सकते हैं, जैसे पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी बोल सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड को और क्या बोला जाता है, एसीटेट बोला जाता है। उसी तरह पायरुविक एसिड को भी हम पायरुवेट बोल सकते हैं। बट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पायरुविक एसिड से पायरुवेट तो है ही, साथ ही साथ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, यानी एक फॉस्फेट का एडिशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड में फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट।
जब हमने C3 साइकिल पढ़ा था, हमने जहाँ पे देखा था फॉस्फेट का एडिशन होता है, वहाँ पे क्या हो रहा था, बिल्कुल वहाँ पे क्या होता है, ATP का ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या होता है, फॉस्फेट रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से होगा, ATP का ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, ADP रिलीज होगा, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाता है। तो ये क्या बनता है, पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम बोलते हैं PEP। वापस से क्या हो गया, यहाँ पे प्रोसेस का नाम क्या होगा, PEP हमें रिएक्शन में वापस पहुँचाना था ताकि वो दूसरे CO2 से कंबाइन कर सके। PEP हमें रिएक्शन में रीजनरेट करना था ताकि वो किसी और CO2 से कंबाइन हो सके, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा, रीजनरेशन। ये क्या है, रीजनरेशन। किसको रीजनरेट कर रहे हैं हम लोग, PEP को, ताकि साइकिल अनइंटरप्टेड चलता रहे हमारे पास, वापस से PEP CO2 से कंबाइन करे पेप्टेज के प्रेजेंट में, वापस से ऑक्सिलो एसिटिक बने, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, बंडल शीट में आए। अब मैलिक एसिड में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 यहाँ से रिमूव होगा, मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड में CO2 जो रिलीज हुआ था उसका क्या होगा, वापस से केल्विन साइकिल चल जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, जो कि हम लोग केल्विन साइकिल पढ़ चुके हैं। पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मेसोफिल सेल में पायरुविक एसिड का रीजनरेशन हुआ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने प्रोसेस में ATP का यूटिलाइजेशन हुआ। यही है हमारा केल्विन साइकिल, C4 साइकिल। इसमें क्या है, केल्विन साइकिल इंक्लूडेड है। इसको हम लोग वापस से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। NCERT में भी कुछ यही डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे बस एसिड का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे पायरुविक एसिड का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे बस C3 एसिड लिख दिया गया है, यानी कि कोई 3 कार्बन का एसिड है। वो मैंने यहाँ पे उसका नाम बताया, वो कौन सा एसिड है, 3 कार्बन का एसिड, पायरुविक एसिड है, जिसका क्या होता है, वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में वो कन्वर्ट होता है। अब देखेंगे यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ C4 पाथवे में। C4 पाथवे में एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ, यानी C4 पाथवे में C4 साइकिल तो चला ही चला, साथ ही साथ क्या चला था, C3 साइकिल भी चला। C4 साइकिल तो हुआ ही यहाँ पे, साथ ही साथ C3 साइकिल भी हुआ यहाँ पे। C4 साइकिल में जैसा हम देख सकते हैं 2 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ है। C3 साइकिल में हमें पता है कितने ATP का यूटिलाइजेशन होता है, कितने NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे 3 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ था, जो कि हमने देखा था। 2 तो हो रहा था कौन से प्रोसेस में, रिडक्शन प्रोसेस में, एक होता है रीजनरेशन प्रोसेस में। 3 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ था, साथ ही साथ 2 NADPH2 का रिडक्शन प्रोसेस में यूटिलाइजेशन हुआ था। C4 साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का। लेकिन ओवरऑल C4 पाथवे में क्या हुआ, ओवरऑल C4 पाथवे में ATP को ऐड कर देंगे, यानी 5 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ। NADPH2 का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे में ही हुआ, अलग से कहीं C4 पाथवे में NADP का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ पर CO2। यानी कि एक CO2 को फिक्स करने में C4 पाथवे के थ्रू कितने एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ, 5 ATP प्लस 2 NADPH2 का यूटिलाइजेशन हुआ एक CO2 को रिड्यूस करने में, यानी कि एक साइकिल चलाने में। हमें क्या पता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इस साइकिल को हमें 6 टाइम्स चलाना होगा। तब 6 टाइम्स चलाना होगा तो इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 ATP प्लस 12 NADPH2 का यूटिलाइजेशन हुआ होता है 1 ग्लूकोज सिंथेसिस में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में C4 साइकिल के थ्रू कितने एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ, 30 ATP एंड 12 NADPH2। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ ऐसा इसमें टफ नहीं था। आधी चीज़ें तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, यानी C3 साइकिल तो पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। C4 साइकिल बहुत ईजी सा है, पहले हमने शॉर्ट में पढ़ा, यानी इस डायग्राम से पहले जो डायग्राम बना था वहाँ पे हमने शॉर्ट में पढ़ा। इस डायग्राम में हमने NCERT में जो चीज़ें दी गई है वो भी पढ़ ली कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिडक्शन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, रीजनरेशन होता है। ये डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नीट जैसे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसी डायग्राम को डायरेक्टली कॉपी कर दिया जाता है पेपर में, और ये जो वाइट बॉक्स में चीज़ें लिखी है जहाँ पे लिखा है रीजनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, इनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर ऑप्शन को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है।
तो डायग्राम हमें पता होगा, याद नहीं करना है, डायग्राम अगर हमने समझा रखा है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी चीज़ को रिमूव करके किसी का भी नाम पूछे हम ये कर सकते हैं। C3 साइकिल पढ़ लिया हमने, C4 साइकिल पढ़ लिया। अब हम दोनों को डिफरेंस अच्छे से देख लेंगे। तो NCERT में एक टेबल भी दिया गया है पेज नंबर 221 पे, टेबल 13.1, डिफरेंस उसको देख लेंगे तो वो टेबल भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो अब देखना है हमें डिफरेंस C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में, दोनों की स्टडी हमने सेपरेट वीडियोज़ में कर ली। ये जो होने वाला है हमारा, ये दोनों ही वीडियोस का क्या होगा, कंक्लूजन होगा, दोनों ही वीडियोस का एक तरह से समरी होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट का जो हमारा थोड़ी देर का सेक्शन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, लगभग हम लोग 7-8 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे C3 और C4 प्लांट्स में। साथ ही साथ इसके बाद क्या है, NCERT का टेबल भी हमें देखना है। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन C4 प्लांट्स में कहाँ होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में C4 प्लांट्स में कहाँ होता है। वीडियोस को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है C4 प्लांट्स में और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है C4 प्लांट्स में। तो लाइट रिएक्शन जैसा कि हमें पता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, मेसोफिल सेल्स में होगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, मेसोफिल सेल में। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, C4 प्लांट्स में। देखा हमने C4 प्लांट्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, बट डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, यानी मेसोफिल सेल में होगा या बंडल शीथ सेल में होगा। डार्क रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, डार्क रिएक्शन हम बोलते हैं CO2 फिक्सेशन को। डार्क रिएक्शन हमें अगर डिफाइन करना हो कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, हम बोलेंगे CO2 फिक्सेशन को, यानी CO2 को किसी तरह से फिक्स करते हैं हम लोग। थोड़े पहले हमने देखा डार्क रिएक्शन में CO2 को, यानी C4 प्लांट्स में जब डार्क रिएक्शन होता है तो CO2 को 2 बार हम लोग फिक्स करते हैं। पहली बार कहाँ फिक्स करते हैं, मेसोफिल सेल में। दूसरी बार CO2 कहाँ फिक्स करते हैं हम लोग, बंडल शीथ सेल में। यानी डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, C4 प्लांट्स में। डार्क रिएक्शन C4 प्लांट्स में होता है 2 जगह पे, बोथ इन मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। डार्क रिएक्शन C4 प्लांट्स में दोनों जगह होता है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कितनी बार होता है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम कब बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन में जिसमें CO2 का एडिशन हो रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा हो। कहाँ होता है, पहली बार कहाँ होता है और दूसरी बार कहाँ होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। पहली बार हमने देखा CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है पेप केज के एंजाइम के प्रेजेंस में। किससे कंबाइंड होता है CO2, पेप से कंबाइन होता है। पेप हमारा क्या था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एंजाइम क्या था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज। ये था फर्स्ट टाइम CO2 का फिक्सेशन, यानी फर्स्ट टाइम CO2 का कार्बोक्सिलेशन जिसे हम बोलेंगे। कहाँ हुआ था ये रिएक्शन, हमारा मेसोफिल सेल में हुआ था। सेकंड टाइम ये रिएक्शन हमारा कहाँ हुआ था, यानी CO2 का फिक्सेशन सेकंड टाइम हुआ था हमारा बंडल शीथ सेल में, जिसे हमने डायग्राम में लिखा तो नहीं था, बट हमने वहाँ पे क्या लिख दिया था, सर्कल बना के उसको केल्विन साइकिल लिख दिया था। यानी सेकेंड टाइम केल्विन साइकिल में भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से देंगे, हाउ मेनी टाइम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर इन C4 प्लांट। आंसर होगा ट्वाइस, 2 बार। पहली बार कहाँ हुआ था, मेसोफिल सेल में। एंजाइम क्या था, पेपकेज। पेपकेज याद होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करा सकता है, ऑक्सीजनेशन नहीं करा सकता है। दूसरी बार कहाँ हुआ, दूसरी बार ये रिएक्शन हुआ, यानी दूसरी बार कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारा हुआ बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में यहाँ पे किस एंजाइम ने कराया कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे कराया रुबिस्को ने। रुबिस्को जैसा हमें पता है ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है, नहीं CO2 से भी कंबाइन होता है, O2 से भी कंबाइन होता है। C4 प्लांट्स का मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा है कि ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है, यानी रुबिस्को को ऑक्सीजन से कंबाइन होने नहीं देता है। आगे क्या देखना है हमें, डिफरेंस देखना है टेबल के फॉर्म में C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। सबसे पहली बात, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन था, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 C3 प्लांट्स में कौन था, RUBP।
जो कैसा कंपाउंड होता है, एक 5 कार्बन का क्या होता है, कीटो शुगर होता है। देखा है हमने ये सब लास्ट वीडियो में। यहाँ पे क्या है, हम कंक्लूजन देख रहे हैं। देन C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? सबसे पहले तो CO2 को यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करता है, पेप एक्सेप्ट करता है। दूसरी बार कौन एक्सेप्ट करता है, दूसरी बार RuBp करता है जब वो केल्विन साइकिल में जाता है। लेकिन पहली बार कौन एक्सेप्ट करता है, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, उसे हम बोलेंगे पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये कैसा था, 3 कार्बन का कंपाउंड था, एक 3 कार्बन का कंपाउंड था। देन फर्स्ट प्रोडक्ट यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना था, C3 प्लांट्स में हमारे पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था PGA, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कैसा कार्बन था। और C4 प्लांट में क्या बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के याद हो गए, 2 मॉलिक्यूल बने थे, लेकिन ये कार्बन कितने का था, कार्बन था सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड था। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड बना था, 4 कार्बन कंपाउंड। इसी प्राइमरी एक्सेप्टर के प्राइमरी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस पे तो इनका नाम रखा गया था C3 और C4। देन क्लोरोप्लास्ट कैसे शो होते हैं, जैसा कि हमें याद होगा C3 प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल होता है। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। थोड़ा पहले देखा हमने C4 प्लांट्स में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाइमॉर्फिक। इसका मतलब C3 प्लांट्स में जिसमें सिर्फ एक टाइप के प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मोनोमॉर्फिक यानी एक ही मॉर्फोलॉजी शो करते हैं ये। C4 प्लांट में डाइमॉर्फिक। क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स एनाटॉमी कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ पे दोनों टाइप के सेल्स होंगे, यानी बंडल शीथ सेल भी होंगे और मेसोफिल सेल भी होंगे। C3 प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए क्रैन्स एनाटॉमी यहाँ पे क्या था, एब्सेंट था। C4 प्लांट्स में प्रेजेंट था। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन वहाँ होगा जहाँ रूबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है, भले वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ऑक्सीजन और CO2 के, लेकिन CO2 जहाँ पे रूबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है वहाँ पे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है, अकर्स। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है, पूरा हमने डिटेल में देख लिया है। यहाँ पे बस क्या है, फोटो रेस्पिरेशन डोंट टेक प्लेस। पूरा एक्सप्लेनेशन इसका क्या था, ऑक्सीजन को रूबिस्को से कंबाइन ही नहीं करने देते थे। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता था वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं था, जहाँ पे रूबिस्को एंजाइम था वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट था। CO2 यूटिलाइजेशन कहाँ पे अच्छा होता है, यहाँ कहाँ पे CO2 का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। CO2 का यूटिलाइजेशन वहाँ अच्छा होगा जहाँ CO2 अच्छे से फिक्स होगा, यानी CO2 को अच्छे से, CO2 का कन्वर्जन क्या होगा, ग्लूकोज में होगा। CO2 जहाँ वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, CO2 कई बार रूबिस्को CO2 से कंबाइन ना करके ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता था। ऐसे कंडीशन में क्या होता था, CO2 का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाता था। बट यहाँ पे हर बार रूबिस्को किससे कंबाइन होगा, CO2 से ही कंबाइन होगा। इस वजह से यहाँ पे CO2 यूटिलाइजेशन कैसा होता है, नॉट प्रॉपर, या हम उसे बोल सकते हैं लेस इफ़िशिएंट। CO2 का यूटिलाइजेशन यहाँ कैसा होता है, लेस इफ़िशिएंट। यहाँ पे CO2 का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, मोर इफ़िशिएंट। याद होगा थोड़े पहले वीडियो के स्टार्ट में हमने बात किया था कि C4 प्लांट्स में क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट। लास्ट पॉइंट उसमें लिखा था कि उसका प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज़्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि ज़्यादा वो ग्लूकोज बनाता है, उसका बायोमास ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर CO2 का यूटिलाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो सकता है। देन एनर्जी एक्सपेंस, कितने ATP यानी और NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है, कितने एसिमिलेटरी पावर का यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे याद होगा C3 प्लांट्स में कितने ATP का यूटिलाइजेशन होता है, 18 ATP एंड 12 NADPH2। C4 प्लांट्स में कितने ATP और NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है, C4 प्लांट्स में 30 ATP एंड 12 NADPH2। ये डिफरेंस नंबर में क्यों आया,
क्योंकि C4 प्लांट्स में जब हम कन्वर्जन कर रहे थे फॉस्फोएनॉल पायरुवेट को जब हम रीजनरेट कर रहे थे वहाँ पे भी ATP का यूटिलाइजेशन हुआ था। देन CO2 फिक्सिंग एंजाइम, C3 प्लांट्स में CO2 फिक्सिंग एंजाइम हमारा एक ही एंजाइम था जिसे हम बोलते हैं रुबिस्को। C4 प्लांट्स में 2 एंजाइम्स थे। पहला एंजाइम था हमारा पेप्केज जो कि कहाँ प्रेजेंट था, मेसो में प्रेजेंट था, यानी मेसोफिल सेल में प्रेजेंट था। दूसरा एंजाइम था हमारा रुबिस्को जो कि कहाँ प्रेजेंट था, बंडल शीथ सेल में। अब जो टेबल दिया गया NCERT में उस टेबल को आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए। कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दिए गए हैं। मोर देन हाफ ऑफ द चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, बट कुछ चीज़ें जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है मैंने ताकि वो लोग आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। उसके अलावा उसमें कहीं पर भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें। साथ ही साथ NCERT से ये C4 साइकिल C3 साइकिल दोनों को पढ़ें। डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन और कैम प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।